वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? पी बाई क्यू सीरीज़। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप बाकी के वीडियोज़ को भी देखते रहिए, क्योंकि इससे आपके अंदर एक क्रम बना रहता है कि आपने वीडियोस देखने हैं, जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको नोट करना है, जो आते हैं उनका सिर्फ रिवीजन ही करना है। ठीक है, तो इस क्रम को बना कर रखिएगा, आपको अवश्य यहाँ से लाभ मिलेगा। किसी वीडियो को नहीं छोड़ना है, अपने हर एक वीडियो को देखते रहना है। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा टीजीटी हिंदी, एलटी टेट, एलटी कमीशन के लिए और पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, आपको पैम्पलेट में दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट, एलटी कमीशन और पीजीटी कमीशन के लिए न्यू बैच बिठाए जा रहे हैं। कब से कब तक बिठाए जा रहे हैं ये आपको बता देता हूँ। देखिए, इनमें से कोई भी कोर्स रहेगा तो ये रहेगा 3 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। ठीक है, जैसे कि एलटी टेट का बैच बैठ रहा है 25 सितंबर 2023 से, एलटी कमीशन का बैठ चुका है 20 सितंबर से, और पीजीटी हिंदी के लिए बैठेगा 1 अक्टूबर 2023 से बैच। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा जो इनमें से किसी में भी एनरोलमेंट लेना चाहता है, तो वो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पर 8219312129, इस पर संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप करिए, आपको सारी डिटेल इनकी मिल जाएगी। बैच हमारा 3 मंथ के लिए बैठेगा और ये इनकी डिटेल है। इसके अलावा कुछ और डिटेल आपको चाहिए होगी तो यहाँ पर व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल ले सकते हो। तो बाकी वीडियो को लंबा ना खींचते हुए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, पौमचरियु किसकी रचना है? तो जो पौमचरियु है ये पूछी गई है, ये किसकी रचना होगी? तो ये होगी स्वयंभू की रचना। जो स्वयंभू है ये आदिकाल के जैनाचार्य माने जाते हैं और पौमचरियु इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि जो कवितावली है ये गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगर इसकी भाषा की बात की जाए तो ये होगी आपकी ब्रजभाषा की रचना। रामचरितमानस भी तुलसीदास की ही रचना होगी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जो खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया गया है। अगला जो प्रश्न है 4, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? तो ये देखा जाता है आपका प्रेमिका के रूप में। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो प्रश्न ये है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? तो जो छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा बी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 6, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो जो मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं तो ये होंगे कृष्ण बिहारी मिश्र, बाकी श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधुओं के अंतर्गत आते हैं। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 7, इसमें आपसे पूछा गया है, रस गंगाधर के रचयिता कौन हैं? तो जो रस गंगाधर नामक रचना है, इसके रचनाकार होंगे पंडित राज जगन्नाथ। विकल्प सी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है 8, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो जो तार सप्तक का कवि के तौर पर नहीं जाना जाता है तो शमशेर बहादुर सिंह को, बाकी गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, ये तीनों ही तार सप्तक के कवि होंगे। तार सप्तक का समय है 1943। जो शमशेर बहादुर हैं ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, ये ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है 9, इसमें आपसे पूछा गया है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? तो जो शिवपालगंज है ये होगा आपका राग दरबारी उपन्यास से संबंधित गांव। राग दरबारी किसका उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10, भरतमुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? तो जो भरतमुनि हैं जिनके द्वारा नाट्यशास्त्र नामक रचना लिखी गई है, इनके अनुसार काव्य में कितने गुण होते हैं? 10 गुण होते हैं, 10 दोष होते हैं, ये इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। अगला जो प्रश्न है
हिंदी वर्णमाला में अंग और आह को क्या कहा जाता है? तो इन दोनों को कहा जाता है अयोगवाह। विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 12। क्या पूछा गया है इसमें? तो पूछा गया है अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? तो जो अंधा युग रचना है ये नाट्य विधा के अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा आपका गीति नाट्य के अंतर्गत। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि जो अंधा युग है ये किसकी रचना है या फिर किसका नाटक है, ये गीति नाट्य किसका है, तो ये धर्मवीर भारती का होगा। अगला जो प्रश्न है 13, दो रहा समय के रथ का घरगद नाद सुनो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जो उपयुक्त पंक्तियां हैं ये किसकी कविता से उद्धृत होंगी? तो 13 का जो सही विकल्प होगा यहाँ, तो यह है रामधारी सिंह दिनकर की कविता से उद्धृत। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है तो वो है हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना? तो ये माना गया है गोपाल राय के द्वारा। डी सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है ये है 15, समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? जो समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया गया था, तो ये किया गया था 15 का सही विकल्प होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 16, इसमें पूछा गया है शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो 16 का जो सही विकल्प हो जाएगा अज्ञेय की। अगला प्रश्न है 17, इसमें दिया गया है कथन 1, हिंदी में भक्ति धारा का उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया से हुआ। और 17 का जो दूसरा विकल्प होगा तो वो है यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कथन दिए गए हैं, जो पहला तो पूर्णतः सही होगा, दूसरा होगा आंशिक। तो इस प्रकार से विकल्प डी यहाँ पर सही होगा कि जो हिंदी में भक्ति धारा है इसका उदय बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया से हुआ है, सही माना गया है। और ये भारतीय साधना परंपरा का स्वतः ही स्फूर्त विकास है, ये थोड़ा सा गलत होगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है 18, विभावना व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। विकल्प बी है विभाव ही रस का हेतु है। तो जो 18 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो विभाव व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है, पूर्णतः सही है। फिर विभाव ही रस का हेतु है, इसे हम पूर्णतः सही नहीं मान सकते, आंशिक सही मान सकते हैं। अगला प्रश्न है 19, छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं है। विकल्प बी है छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है। तो जो 19 का सही विकल्प होगा तो वो होगा छायावाद और रहस्यवाद में तात्विक भेद नहीं, ये तो गलत है, आंशिक सही मान सकते हैं। तो जो छायावाद में अभिव्यक्ति की सूक्ष्मता और रहस्यवाद में अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है, तो ये पूर्णतः सही होगा। इस प्रकार से जो विकल्प सी है हमारा, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न है 20। इसमें आपसे पूछा गया है नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। दूसरा जो कथन होगा तो वो है नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो देखिए जो नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है, तो ये आंशिक सही है। परंतु नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है, तो ये पूर्णतः सही होगा। इस प्रकार से जो विकल्प सी है हमारा, ये सही होगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है ये आएगा आपको क्रम के अनुसार रखने के लिए। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को कालक्रम के अनुसार सही क्रम में रखिए। तो जो 21 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, इस्तबार द ला लिटरेचर एंदू हिंदुस्तानी, ये सबसे पहले आएगा यहाँ पर 1 नंबर। फिर है ए हिंदुस्तानी, उसके बाद कौन सा है शिव सिंह सरोज, ये दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, और चौथे नंबर पर आता है मिश्र बंधु विनोद। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर
22। नवजागरण कालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? तो जो 22 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए। सबसे पहले ब्रह्म समाज आएगा, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज और सबसे अंत में रामकृष्ण मिशन। फिर जो अगला प्रश्न है 23, इसमें क्या पूछा गया है? छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों का जन्म तिथि के आधार पर सही क्रम कौन सा होगा? तो 23 का सही विकल्प होगा, सबसे पहले आएंगे जयशंकर प्रसाद, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर सुमित्रा नंदन पंत और सबसे अंत में आएंगे महादेवी वर्मा। अगला जो प्रश्न है ये भी क्रम वाला ही है। इसमें देखिए क्या है, काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो जो 24 का सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प डी। सबसे पहले युगवाणी, फिर कुकुरमुत्ता, फिर हरी घास पर क्षण भर और सबसे अंत में गीत फरोश। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। 29 है, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो जो सारी की सारी रचनाएं ये प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा आधारित है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प होगा 29 का तो वो होगा विकल्प ए। सबसे पहले चंदान आएगा, फिर मृगावती, फिर पद्मावत और सबसे अंत में मधुमालती। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 30, इसमें है सूची ए को सूची दो के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये किससे जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे आपके, किससे जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आपके यहाँ पर भूगोल हस्तमालक रचना से। फिर लक्ष्मी सागर वार्षणीय है, ये किसके साथ जुड़े हुए थे? फोर्ट लक्ष्मी सागर वार्षणीय, ये आपके फोर्ट विलियम से तो नहीं जुड़े थे। फोर्ट विलियम से कौन जुड़ा हुआ था? हाँ, लक्ष्मी सागर वार्षणीय है, ये फोर्ट विलियम से जुड़े हुए थे। फिर मिश्र बंधु है, ये किसके साथ जुड़े हुए थे? हिंदी नवरत्न के साथ। रामविलास शर्मा ये जुड़े थे भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो क्रम होगा विकल्प सी वाला ये सही होगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भूगोल हस्तमालक रचना से जुड़े हुए थे। लक्ष्मी सागर वार्षणीय ये जुड़े थे आपके फोर्ट विलियम कॉलेज से। मिश्र बंधु ये जुड़े थे हिंदी विनोद के साथ। रामविलास शर्मा ये भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे। तो इसका ध्यान रखना है। अगला जो 7वें प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है तो वो ये होगा, निराला के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो जो 25 का यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा आपका विकल्प ए कि जो अप्सरा है सबसे पहले आएगा, फिर अलका, फिर निरुपमा और सबसे अंत में प्रभावती। अगला जो प्रश्न है 26, इसमें पूछा गया है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख काव्य आंदोलनों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो जो 26 का सही विकल्प होगा तो ये होगा आपका विकल्प ए। सबसे पहले प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता और अब जो वर्तमान में है तो ये कविता के लिए स्वीकार किया जाता है। 26 का सही विकल्प होगा ए। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर इसमें पूछा गया है भारतीय काव्य शास्त्र की प्रमुख काव्य शास्त्रीय रचनाओं को सही क्रम में रखना है। तो 27 का सही विकल्प होगा। सबसे पहले भरतमुनि आएंगे, फिर आनंदवर्धन, फिर विश्वनाथ और सबसे अंत में जगन्नाथ। तो अगला जो प्रश्न है 28 में क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो 28 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, रुकोगी नहीं राधिका सबसे पहले, आपका बंटी, फिर चाक और सबसे अंत में आवा। अगला प्रश्न है 31, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए करते हैं। 31 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प ए। कैसे? जो ज्योतिरीश्वर ठाकुर है इनकी रचना का नाम हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। दामोदर भट्ट है इनकी रचना का नाम हो जाएगा आपका उक्ति व्यक्ति प्रकरण। जो नरपति नाला है इनकी रचना हो जाएगी बिसलदेव रासो। और जो रोड़ा कवि है इनकी रचना हो जाएगी राउल बेल। एक बार आपको फिर से बताऊंगा क्योंकि यहाँ से सीधे 4 आपके प्रश्न निकल जाते हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है। दामोदर भट्ट की रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण है।
नरपति नालक की रचना बिसलदेव रासो है और रोड़ा कवि की रचना राउल बेल है। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। ज़्यादा लंबा तो इसे नहीं खींचा गया है, परंतु काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपकी परीक्षा हेतु होने वाला है। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से आपको हमारी टीम के द्वारा जो लॉन्च किया गया है कोर्स, उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि देखिए, हमारी टीम के द्वारा LT टेट, LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए न्यू बैच बिठाए जा रहे हैं। LT टेट के लिए 25 सितंबर से क्लासेस शुरू होंगी। LT कमीशन के लिए 20 सितंबर से क्लासेस शुरू हो गई हैं और जो PGT हिंदी है इसके लिए 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू होंगी। तो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो वो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। तो कुछ इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर रहा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।